हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का MAS मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका टीचर और आपका फ्रेंड अकीश अकी। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स या अवयव। ठीक है, उसमें हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में। देखिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस ऑन मैट्रिसेस यानी कि अवयवों पर संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना या गुणा करना। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? एडिशन यानी जोड़ना। देखिए, आपके पास में अगर दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स है 3 2 5 9 -9, और एक मैट्रिक्स है बी 1 -2 3 5। ओके, इन दोनों को ऐड कर देना है हमें, a प्लस बी कर देना है। तो देखिए क्या करना है आपको। 3 में आपको 1 ऐड कर देना है, 3 + 1। 2 में आपको -2 ऐड कर देना है, 2 -2 हो जाएगा वो। 5 में 3 ऐड कर देना है, 5 + 3। -9 में आपको +5 कर देना है। ठीक है, तो आपका a प्लस बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए 4 0 8 और -4। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं बीच में शो कराए, आपकी मर्जी है। 3 और 1 4, 2 में से 2 गया 0, 5 3 8 और 9 में से 5 गया -4, -9। ठीक है, तो आपका एडिशन समझ में आ गया। अब मुझे लगता है आपको सब्सट्रैक्शन सिखाने की जरूरत नहीं है। सब्सट्रैक्शन का मतलब जब आप घटाओगे तो करस्पॉन्डिंग से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप माइनस कर सकते हो। यहाँ एक बात समझने वाली बहुत जरूरी है, कभी भी ध्यान रखना इस बात को, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो वो सेम ऑर्डर पे ही हो सकता है। सेम और सेम ऑर्डर होगा जब दोनों का। इसका और इसका ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो आप ना तो उन्हें ऐड कर सकते हो ना ही उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, समझ में आया? तो देखिए, इसके बाद हम शुरू करते हैं मल्टीप्लीकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत बच्चों को समझ में भी नहीं आता है क्योंकि बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो अच्छे से समझना है इसको। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। गुणनफल, दो मैट्रिक्स का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन। देखिए, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात लिख देता हूं। प्रोडक्ट का मतलब आप जानते हो मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दो मैट्रिक्स है, एक का नाम ए रख लिया, एक का नाम बी रख लिया। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी पॉसिबल या डिफाइंड। ठीक है, पॉसिबल की जगह हम क्या लिख देते हैं? डिफाइंड। परिभाषित जब हो सकता है, जब डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड नंबर ऑफ रो इन बी आर इक्वल या सेम। ठीक है, कॉलम है, पहले अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों की प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी तभी पॉसिबल है जब ए के अंदर कॉलम और बी के अंदर रो इक्वल होते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बात और समझ लेंगे। इफ ए मैट्रिक्स जो है, ए आई जे लिख देते हैं हम यहाँ पर, ए आई जे, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n। मैट्रिक्स बी जो है, इसको ए की जगह बी आई जे लिख देते हैं हम, और इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। क्योंकि मैंने देखिए अभी आपको बताया था यहाँ पर इसके अंदर कॉलम, क्योंकि सेकंड नंबर पे कॉलम दिखाया जाता है, और इसके अंदर रो, फर्स्ट नंबर पे रो होती है। ठीक है, पहले वाले के अंदर कॉलम, दूसरे वाले के अंदर रो इक्वल होना जरूरी है, इसलिए मैंने दोनों को n n लिख दिया है। अब देखिए जो मल्टीप्लाई बनेगी, a डॉट बी जो बनेगा, सपोज दैट मैंने उसका नाम ए बी आई जे लिख दिया, एक वैसे ही नोटेशन रख दिए पहचान के लिए, ए बी आई जे। इसका जो ऑर्डर बन के आएगा, इसके ऑर्डर में आप ये बात समझ लेंगे ध्यान से
ये जो इक्वल होंगे पहले की कॉलम और दूसरे की रो, ये गायब हो जाती हैं। नया जो ऑर्डर बनता है वो ये बनता है m क्रॉस p। पहले की रो बन जाती है और दूसरे वाले का कॉलम यूज करना जाता है। ये बात आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रखनी है हमेशा कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनकी प्रोडक्ट जब भी पॉसिबल है जब पहले के अंदर कॉलम और दूसरे के अंदर रो इक्वल हो। उसके बाद उनकी प्रोडक्ट होने के बाद जो उनका प्रोडक्ट का जो ऑर्डर बनेगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर बनेगा पहले का रो और दूसरे का कॉलम, दोनों में से पहले का कॉलम जो इक्वल था और दूसरे का रो जो इक्वल थे वो दोनों गायब हो जाते हैं। ये बन के आएगा। अभी आप देखोगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ये थोड़ी सी थ्योरी थी, ये आपको समझ लेनी है क्योंकि इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स की। ओके, देखिए ये मल्टीप्लाई करनी है हमें। इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस फाइंड देन फाइंड ए बी। आपको ए और बी की मल्टीप्लाई निकालनी है। सबसे पहले ये देखना है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। रूल क्या बताया मैंने आपको कि पहले के अंदर कॉलम और दूसरे के अंदर रो इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं यहाँ मैंने लिख दिया है आपको पहचानने के लिए। वैसे भी आप देख सकते हो कॉलम है इसके अंदर 3। ठीक है, इसके अंदर रो कितनी है 1 2 3। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसके अंदर कॉलम 3, इसके अंदर रो 3, तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। बाकी इसके अंदर रो और इसके अंदर कॉलम क्या है हमें उनसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमें ये देखना है फर्स्ट में सेकंड और सेकंड में फर्स्ट सेम होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब अगर ये कहीं पे ना लिखा दिखे तो आप ऐसे तो पहचान नहीं पाओगे सेकंड फर्स्ट करके, ऐसे ही पहचान पाओगे। इसके अंदर कॉलम 1 2 3, इसके अंदर रो 1 2 3 इक्वल है तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो करते हैं, चलिए देखिए a डॉट बी। सबसे पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो 3 2 5 2 1 4 डॉट यानी मल्टीप्लाई 1 2 8 5 7 3 3 9 5। देखिए समझिए बहुत इजी है इनकी मल्टीप्लाई। a डॉट बी इक्वल्स टू, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी रो नंबर 1 को पकड़ लेते हैं। किसको? रो नंबर 1। इसकी रो नंबर 1 उसके तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी। इस तरफ रो लेनी है, उस तरफ कॉलम। मल्टीप्लाई करने का रूल समझ लें, इस तरफ रो पकड़नी है, उस तरफ कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी। फिर रो नंबर 2 पे चलेंगे, फिर तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेगी। कहने का मतलब इधर की एक रो उधर के सारे कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर इधर की दूसरी रो उधर के सारे कॉलम में मल्टीप्लाई। तो चलिए पहले रो नंबर 1 चलती है किसमें? कॉलम नंबर 1 में, फिर जाएगी कॉलम नंबर 2 में, फिर जाएगी कॉलम नंबर 3 में। तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 में मल्टीप्लाई करने जा रही है। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी देखिए 1 में, 3 1 जा 3। आगे चलते हैं 2 की मल्टीप्लाई होगी देखिए। जैसे इसमें आपने स्टेप आगे मैंने बताया, इसमें रो में चलना है, उसमें कॉलम में। आप इसमें एक स्टेप बढ़े तो उसमें भी एक स्टेप बढ़ जाएंगे। कॉलम में बढ़ना है उसमें, इसमें रो में, उसमें कॉलम में। 2 और यहाँ आ गया 5, 2 5 जा 10। बीच में आपको प्लस लगाते जाना है। ओके, फिर आया आप 5, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ गए एक एलिमेंट के लिए। 5 3 जा 15 प्लस 15। अब आपने क्या देखा? आपने देखा कि इसकी पहली रो से इसके पहले कॉलम में मल्टीप्लाई खत्म हो गई। अब आपका प्लस रुक जाएगा। अब आपका सेकंड एलिमेंट शुरू होता है। यहां से यहां तक ये पूरा एक एलिमेंट है जो मल्टीप्लाई के लिए बनेगा, वो ये फाइनल एक एलिमेंट बनेगा। अभी आपको रो नंबर 1 से ही करनी है, किसमें? कॉलम नंबर 2 में। फिर आपको ऐसे ही करनी है रो नंबर 1 से कॉलम नंबर 3 में। तो देखिए रो नंबर 1 चलती है अब किसमें? कॉलम नंबर 2 में। 3 की मल्टीप्लाई 2 में, 3 2 जा 6। बीच में ऐसे ब्रैकेट लगा लो। अगर आपको शुरू में कुछ प्रॉब्लम आए कुछ दिन के लिए तो आप ऐसे ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो। उससे आपको पता रहेगा कहाँ कहाँ प्लस होना है और कहाँ छूट जाना है। ठीक है, 3 और 2, 3 2 जा 6। फिर यहाँ एक स्टेप, वहां भी एक स्टेप। 2 7 जा 14 प्लस 5 और 9। ठीक है, 5 9 जा 45। ओके, ब्रैकेट क्लोज। क्यों? क्योंकि इसकी कॉलम में मल्टीप्लाई खत्म हो गई। अब कॉलम नंबर 3 में चलना है, किसको लेके? रो नंबर 1 को भी। ठीक है, तो रो नंबर 1 जा रही है कॉलम नंबर 3 में। 3 इंटू 8 ब्रैकेट लगा लेते हैं। 3 इंटू 8 24 प्लस 2 की मल्टीप्लाई, इधर एक स्टेप बढ़ गए। 3 में 2 3 जा 6 प्लस 5, उधर भी 5 आ जाएगा। 5 5 जा 25।
ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये आप इसको ऐसे क्लोज कर देना। अब देखिए कहां से शुरुआत होती है, रो नंबर 1 ने कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 सब में मल्टीप्लाई कर दी, यानी रो नंबर 1 का काम खत्म हो चुका है। अब रो नंबर 2 का काम इसी तरह से शुरू होता है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। देखिए रो नंबर 1 थी तो रो नंबर 1 पे ही लिखी गई, रो नंबर 2 आएगी तो रो नंबर 2 पर ही लिखी जाएगी। ओके, चलिए अब रो नंबर 2 से शुरुआत होती है, कॉलम नंबर 1 में चलते हैं। ओके, 2 into 1 ब्रैकेट लगा लो आप पहचान थोड़ा सहूलियत के लिए, 2 बन जा 2 प्लस 1, जैसे आपने एक स्टेप में इसमें बढ़ा उधर एक कॉलम में बढ़ जाओगे, यहाँ 5 पे आ जाओगे, 1 into 5, 5 एक स्टेप इधर, यहाँ एक स्टेप यहाँ आगे, 4 3 12। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसकी रो नंबर 1 ने कॉलम नंबर 1 में खत्म कर दी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट कर लो क्लोज। ओके, अब रो नंबर 2 थी, रो नंबर 2 ही चलेगी, अब किस में चलेगी, कॉलम नंबर 2 में। ओके, 2 2 जा 4, फिर देखिए एक स्टेप यहाँ है, एक स्टेप यहाँ आ गए, इधर नीचे को इधर आ गई, 1 into 7 7, एक स्टेप 9 4 जा 36। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गई। देखिए रो नंबर 2 की कॉलम नंबर 2 में मल्टीप्लाई, यानी एलिमेंट नंबर तो एलिमेंट ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का नंबर आता है, तो 2 into 8 ब्रैकेट लगा लो आप, 2 into 8 16 प्लस इधर एक स्टेप उधर भी एक स्टेप, 1 3 जा 3 प्लस 4 into 5, एक स्टेप यहाँ पे आए, एक स्टेप यहाँ नीचे बढ़ गई, 5 4 जा 20। ओके, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात से समझा देता हूँ, आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई कर चुके हो, a प्लस बी की अगर x प्लस वाई में मल्टीप्लाई करनी है तो आप क्या करते थे, पहले एलिमेंट नंबर a को ही तो पकड़ा, a की उसके दोनों में मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, तो वही बात यहाँ हो रही थी, रो नंबर 1 की सभी में मल्टीप्लाई हो रही थी, फिर b की मल्टीप्लाई सभी में होनी थी, ऐसे ही रो नंबर 2 की सभी में मल्टीप्लाई होनी थी। तो बिल्कुल वही रूल होता है मल्टीप्लाई का, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, ओके, देखिए आगे मल्टीप्लाई हो चुकी है कंप्लीट, आगे कुछ नहीं बचा। अब देखिए इनको एक साथ प्लस माइनस करके लिख लो, और देखिए एक बात और, यहाँ कहीं भी प्लस माइनस भी आ सकते हैं, तो अगर कहीं प्लस माइनस आ रहे हैं तो जैसे आ रहा है आपने तो अपने आप ही सॉल्यूशन उसका बन के चला आएगा, प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो रहे होंगे तो माइनस हो जाएंगे। ओके, देखिए इनको ऐड कर लेते हैं, ये तो सारे प्लस के, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन रखा था जिसमें सिर्फ प्लस प्लस थे, 15 और 3 18 और 10 28। ठीक है, 14 और 6 20, 20 और 45 65, 24 और 6 30 और 25 55। आगे बढ़ते हैं, 12 और 5 17 और 2 19, 36 4 40 और 7 47 47, 16 3 19 और 20 39। ठीक है, ये हो गया खत्म। मैंने आपको एक बात और बताई थी, देखिए ये तो बताया था कि पहले वाले के अंदर कॉलम और दूसरे वाले के अंदर रो बराबर हो, इसके अंदर कितने कॉलम थे 3, इसके अंदर रो कितनी थी 3। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद इसके कॉलम, मैंने ये बताया था ना, देखिए जरा मैंने ये बताया था 2 into 3, ये है 3 into 3, मल्टीप्लाई होने के बाद जो इनमें सेम थे, यानी इसके कॉलम और इसके रो, ये दोनों गायब हो जाएंगे, नया ऑर्डर जो बनेगा वो 2 into 3, यानी पहले की रो और दूसरे का कॉलम बनेगा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा बनेगा। पहले का पहला कितना है, देखिए 2, दूसरे का दूसरा कितना है 3। अब आप जरा यहाँ चेक कर लो, रो कितनी है इसके अंदर 2, कॉलम कितने हैं इसके अंदर 3। तो ये दोनों जो मैंने शुरू में आपको थ्योरी बताई थी वो भी समझ में आ गई इस क्वेश्चन से। हालांकि इन पे इतना खास ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई सीखनी है। मुझे लगता है आपको मल्टीप्लाई आ गई होगी। चलिए, आप अगर कहें तो मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा, वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन खत्म हो गया। इसके बाद करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर और कांस्टेंट। ठीक है, देखिए ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में मैंने आपको एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन सिखा दिया है। दो मैट्रिक्सों का जोड़ना, घटाना, गुणा, ये मैंने सब सिखा दिया है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी समझते हो, अदिश राशि जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट हो, उसकी मल्टीप्लाई करना। ओके, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में आ रहा है मल्टीप्लीकेशन
बाई स्केलर, या कांस्टेंट भी ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। चलो स्केलर ही लिख देते हैं, एदिश, एक एदिश का गुणनफल। देखिए अगर आपके पास में लेट के बी आ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है, ये एक स्केलर है, देन अगर आपके पास में एक वेक्टर ए है, ए की वैल्यू है 2 3 5 7, एक छोटा सा वेक्टर रख लिया, आपने के की मल्टीप्लाई करनी है के ए, ठीक है, या एक काम कर लेते हैं, के की जगह है लैम्डा लिख देता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लैम्डा इंटू ए, तो देखिए क्या आएगा, लैम्डा 2 3 5 7, लैम्डा की जब इंटू करोगे आप इसके अंदर, तो लैम्डा की इंटू ईच एलिमेंट में होगी, हर एक एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई होगी, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा 7 लैम्डा, बस यही स्केलर की मल्टीप्लाई करने का रूल होता है। तो आपने समझ लिया कि अगर किसी कांस्टेंट या किसी स्केलर की या किसी अदिश राशि की या किसी एक क्या बोलते हैं स्थिर राशि की अगर मल्टीप्लाई की जाती है एक वेक्टर के अंदर, सॉरी एक मैट्रिक्स के अंदर, तो उसके हर एक एलिमेंट के अंदर वो मल्टीप्लाई जाती है। यहीं से एक दूसरा रूल निकल के आता है कि अगर मैट्रिक्स के एलिमेंटों में से कुछ कॉमन करना होता है तो वो ईच एलिमेंट में होना चाहिए। अब आप देख सकते हो लैम्डा को अगर मैं कॉमन ही करने लगूं, वापस यहाँ आऊं, तो अब कब कॉमन होगा, जब हर एक एलिमेंट में हो। सपोज दैट इसमें है, अगर ये इसमें है ऐसे, इनमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। किसी एक में है, किसी एक रो में, किसी एक कॉलम में, मतलब एक भी अगर एलिमेंट में कम है तो कॉमन नहीं आ सकता। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई जो होगी किसी स्केलर की वो सभी में होगी, हर एक एलिमेंट में। ओके, ये था मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। इसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं एडिशन प्रॉपर्टी और फिर पढ़ेंगे हम मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। देखिए आगे, देखिए एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, यानी कि योगफल में योगफल की प्रॉपर्टी मैट्रिसेस की क्या है। देखिए सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ होता है, क्रम विनिमय नियम। ये आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो। कभी आप इनको नेचुरल नंबर पे पढ़ते हो, कभी होल नंबर पे, और कभी इनको रेशनल नंबर पे, प्राइम नंबर पे, सॉरी प्राइम नंबर पे, हाँ सब पे पढ़ा है आपने, इनको पढ़ा होगा 6 7 8 क्लास में आपने इनको, हर एक नंबरों के लिए। जैसे आपने पूर्णांक पढ़े, फिर पूर्णांकों में सारे नियम, इसी तरह से मैट्रिसेस में भी ये सारे नियम होते हैं। अलजेब्रा का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये प्रॉपर्टीज चेक करना, ठीक है। इन्हीं से आप आगे भी पढ़ोगे, खैर वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा ग्रुप्स वगैरह। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, a प्लस बी और b प्लस ए दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि a में b को जोड़ दो या b में a को जोड़ दो, दोनों इक्वल आने चाहिए। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, साचर्य नियम आप जानते हो, प्लस की बात हो रही है ना एडिशन की, तो a प्लस बी ब्रैकेट को सॉल्व करके c में ऐड कर दो, या b प्लस सी को सॉल्व करके a में ऐड कर दो, उन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इसे बोलते हैं साचर्य नियम। इनके लिए आप कोई भी मैट्रिक्स अगर यूज करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। हालांकि इनको दिखाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बेस्ड इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता कि इस लॉ को चेक करो, सीधा क्वेश्चन बना हुआ आएगा, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो। तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ लेना है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक उपस्थित होना। देखो योज्य तत्समक किसे कहते हैं, पहले मैं आपको इसको जो सिखा देता हूँ, मैं आपको इसको इंटीजर्स में सिखा देता हूँ, ठीक है। इंटीजर्स में जल्दी से समझ में आएगा। इंटीजर आप जानते हो, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया 2 में 0 जोड़ दिया तो वो कितना आ जाता है भाई, 2 आ जाता है। या 0 में 2 जोड़ दिया तो वो भी कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो जो इंटीजर है ना हमारे पास में, ये इंटीजर्स, इन इंटीजर का योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। अब आप समझ गए होंगे एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी वो एलिमेंट या वो संख्या या वो वस्तु होती है जिसे किसी वस्तु में या किसी संख्या में जोड़ देने से कोई भी इफेक्ट ना पड़े। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, यानी a में 0 को जोड़ दो या 0 में a को जोड़ दो, दोनों ही वैल्यू a के इक्वल आ जाती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर एक मैट्रिक्स A है तो एक नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 होते हैं जिसके एलिमेंट, अगर उसको आप किसी में ऐड करो, सीधी सी बात है। अगर देखिए यहाँ पर 2 3 5 7, इसमें आप ऐड कर देते हैं 0 0 0 0, तो आपको समझ में आ गया क्या बनेगा, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7। वापस क्या बन गया, ये जो मैट्रिक्स A था, A प्लस 0 से क्या बना A। तो आपने क्या देखा कि एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक जो होता है किसी मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स में ऐड कर दो
या नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड कर दो। बात है कि ए में 0 या 0 में ए ऐड कर दो, दोनों से ए ही मिलेगा। ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। मैं नेचुरल नंबर से आपको एडिटिव आइडेंटिटी तो सिखा दी, मैं आपको नेचुरल नंबर से ही या इंटीजर नंबर से ही एडिटिव इनवर्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप 2 में -2 को ऐड कर दो तो क्या बनता है वो 0, या -2 में 2 को ऐड कर दो तो क्या बनता है तब भी 0। तो देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी संख्या में एक ऐसी संख्या को जोड़ दिया जाए कि प्राप्तांक आपका 0 बने, ठीक है, या वही एक ही बात है, किसी संख्या में एक ऐसी संख्या को जोड़ दिया जाए कि उनका परिणामी 0 बने, ठीक है। तो वो संख्या जो जोड़ी गई है, पहली संख्या में जो दूसरी संख्या जोड़ी गई है, वो पहली वाली दूसरी वाली का एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम कहलाती है। ये इसका योज्य प्रतिलोम है, ये इसका योज्य प्रतिलोम है, दोनों से क्या प्राप्त हो रही है आपको 0। और 0 का मतलब 0 से मतलब नहीं है, ये तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल में बताया। यहाँ मतलब आएगा अगर किसी संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि उनका परिणामी एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक मिले। देख सकते हो आप, योज्य तत्समक 0 होता है ना प्लस माइनस का, तो वो क्या कहलाती है, पहली संख्या दूसरी वाली की व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम या योज्य प्रतिलोम कहलाती है, एडिटिव इनवर्स। तो ए में अगर आप निगेटिव ए जोड़ दोगे तो नल मैट्रिक्स मिलेगा, समझ गए, या निगेटिव ए में प्लस ए कर दोगे तो भी आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। ये सिर्फ समझने वाली बात थी। हालांकि जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है उसमें यहाँ पे जाके आपको ध्यान से समझना है। चलिए, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बेसिक नॉलेज के लिए आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी थी, एडिशन प्रॉपर्टी थी मैट्रिसेस की, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है मैट्रिसेस की। इसमें केवल ये 3 ही प्रॉपर्टी रखता है, कम्यूटेटिव नहीं रखता, यानी ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है, ये याद रखना। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए की बी में मल्टीप्लाई बी की ए में मल्टीप्लाई बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। कहीं कहीं अपने आप हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ऑलवेज नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, तो ये याद रखना। इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं रखता, एसोसिएटिव रखता है, साहचर्य नियम, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई को जब सी में मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू बी और सी की मल्टीप्लाई को ए में मल्टीप्लाई करेंगे उसी के इक्वल आएगा, ठीक है। यानी कि बी सी की मल्टीप्लाई में ए की मल्टीप्लाई कर दो या ए बी की मल्टीप्लाई में सी की मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वल आने वाले हैं, ठीक है। तो इसे एसोसिएटिव लॉ, ये तो जानते हो आप, ब्रैकेट का चेंज होता है सिर्फ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बांटना, वितरक नियम, ठीक है। ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी में करनी है तो ए बी प्लस बी सी बनेगा, यानी कि पहले बी और सी को ऐड करो, फिर ए की बी प्लस सी के सम में यानी इनके एडिशन में मल्टीप्लाई कर दो, या ए की बी में मल्टीप्लाई कर दो, बी की सी में, और फिर उन्हें ऐड कर दो। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल ही आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक का उपस्थित होना, ये मैं आपको पता है रियल नंबर से सिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास में 2 एक रियल नंबर है, आप इसमें 1 की मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है 2, 1 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो भी क्या बनता है 2। तो ये 1 जो है ना, ये आपका गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, क्योंकि वो संख्या जो किसी में मल्टीप्लाई करने पर खुद गायब हो जाए, वो संख्या जो किसी में मल्टीप्लाई करने पर खुद गायब हो जाए, वो संख्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो यहाँ पर देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कहलाता है, ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सिखा चुका हूं, जिसका मेन डायगोनल 1 1 होता है, अदर एलिमेंट 0 0 होते हैं। जब आप किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हो तो खुद गायब हो जाते हैं, आप देख सकते हो। चाहे आई की ए में कर देना, चाहे ए की आई में कर देना, दोनों से वैल्यू ए ही आने वाली होगी। बात आती है कि सर ये वाले लॉ आपने क्यों सिखाया। देखिए, हमारा मकसद है बच्चों को बुनियादी ज्ञान देना, ठीक है, बेसिक नॉलेज उनकी जो है परफेक्ट करना, इसलिए हम ये सिखा देते हैं। हालांकि सिलेबस में जब हम करते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, कि ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करिए, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टियों को बताइए क्या क्या होती है, इस तरह से नहीं आते। हालांकि आते हैं इसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन, देखो कैसे आते हैं। और सीधा आपको कुछ एक मैट्रिक्स गिवन होगा, ए और बी और सी, कोई मैट्रिक्स गिवन होंगे, फिर आपको ये वाली कंडीशन गिवन होगी, देन प्रूव दैट या वेरीफाई दैट।
तो आपको ये नॉर्मली जैसे क्वेश्चन होता है वो चेक करना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी मैंने आपके बेसिक नॉलेज के लिए आपको समझाई है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई है तो एक बार और वीडियो को देख लेना। और अगर तब भी नहीं आ रही है तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इनसे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप पर ध्यान दें। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से काफी आते हैं, थ्योरी इसमें से बिल्कुल नहीं आती है। मैं तो सिर्फ आपको थ्योरी से इसलिए सिखा रहा हूँ जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ ही बढ़ते हैं। चलिए आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। आपने क्या क्या सीखा है? मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सीखी है, मैट्रिसेस का एडिशन सीखा है और सब्सट्रैक्शन सीखा है। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक दो मैं करा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी करने हैं। देखिए अगर लिखा हुआ है फाइंड एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई कोई एलिमेंट हो सकते हैं। इफ एक्स 2 3 प्लस वाई 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 12 13। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अच्छे से जानते हो ये वाली बात कि जो स्केलर होता है एक स्केलर की तरह, जो बाहर भी एलिमेंट है या वेरिएबल है कुछ भी है, उसकी आप जो है इंटू करोगे तो ईच एलिमेंट में होगी। तो x की इंटू 2 में हो जाएगी 2x, 3 में हो जाएगी 3x ब्रैकेट क्लोज, प्लस y की करेंगे तो देखिए 7y और नीचे हो जाएगा माइनस का y बन जाए y और इक्वल्स टू 12 और 13 का एक मैट्रिक्स। अब आप जानते हो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन्हें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 7y और नीचे आ जाएगा 3x माइनस y और इक्वल्स टू 12 और ये 13। अब आपको पता है क्या करना है, इसकी कंपेयर इससे हो जाएगी, इसकी कंपेयर इससे हो जाएगी। 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 12 इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 13 इक्वेशन नंबर 2 हो गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर राशि के रैखिक समीकरण 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अब आप इसे आगे अपने आप कर सकते हो। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी हैं जो आपके आएंगे। ठीक है, देखिए एक दो क्वेश्चन और। देखिए एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड एस इफ दिस। ठीक है, आपने देखा है चार वेरिएबल है, चारों की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, 2 के इंटू इन सारे एलिमेंट्स में हो जाएगी, 5 के इंटू इन सभी एलिमेंट्स में हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2z प्लस 2x 2s और 2y मैट्रिक्स क्लोज प्लस 5 2 10 प्लस 5 3 15 5 1 -5 और 5 7 35 मैट्रिक्स क्लोज। 3 3 9 3 5 15 और 3 4 12 3 6 18। ठीक है, देखिए अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेना है। 2z प्लस 10 ये हो जाएगा 2z प्लस 10 और ये हो जाएगा 2x प्लस 15 2s माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 2s माइनस 5 और ये हो जाएगा 2y प्लस 35। ये वाला मैट्रिक्स इधर बन गया और इधर है कितना 9 15 12 18, एक मैट्रिक्स ये है। अब आपको क्या कर लेना है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंपेयर कर लेंगे। तो 2z प्लस 10 कितने के इक्वल आ जाएगा 9 के। अब आपने देखा 2z इक्वल्स टू 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और z इक्वल्स टू -1/2। 2x प्लस 15 की कंपेयर किससे करेंगे हम 15 से, दोनों कैंसिल हो गए 0, 2x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं 2s माइनस 5 की कंपेयर किससे होगी 12 से। ये कितना हो जाएगा 12 उधर जाकर 17 हो जाएगा, 12 और 5 17 s इक्वल्स टू 17/2। देखिए आगे 2y प्लस 35 कितने के इक्वल आएगा 18 के। 2y इक्वल टू देखिए इधर चला जाएगा ये और ये माइनस का 17 बचेगा। ठीक है, y इक्वल्स टू नेगेटिव का 17 और अपॉन 2।
तो आपने देखा इस तरह से हम सभी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए एक दो क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ये मैं इसे कंप्लीट नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ, आपको होमवर्क में करना है। मैंने होमवर्क में रखा है क्वेश्चन। ये कह रहा है शो दैट दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू दिस इनटू दिस मैट्रिक्स। ओके, आपको क्या करना है, सिंपल इस मैट्रिक्स की इसमें इंटू कर लेनी है और उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये नंबरों का मैट्रिक्स है, नंबरों का मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू एक नंबर की फॉर्म में आएगी। इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स में इंटू कर लेना, उसकी भी एक वैल्यू आएगी। अब आप देखोगे लास्ट में ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा इट इज नॉट इक्वल टू दिस। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन मैंने होमवर्क में रखे, उन्हें आप कर सकते हो। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखिए ये कह रहा है फाइंड ए स्क्वायर नेगेटिव 5a प्लस 6i इफ ए। एक मैट्रिक्स ए है, इसकी हेल्प से इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। कभी कभी प्रूफ के लिए आ जाता है इक्वल वैल्यू 0 होती है, कुछ और वैल्यू होती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सिंपल है, पहले आपको इसमें समझ लेना, ये तो ए स्क्वायर है, यहाँ ए में 5 की इंटू हो रही है, 6 ऐसे ही एक स्केलर है, और आई आप समझ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनाना है आपको, वो जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा उसी की फॉर्म में बनेगा। ये 3x3 का है, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का बनेगा। अगर ये 2x2 का होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का बनता। अगर ये 4x4 का होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 4x4 का बनता। देखिए मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गई, जो प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। आपका जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, फॉर ऑल इंडियन बोर्ड्स, सभी के अंदर मैक्सिमम जो आपका ऑर्डर है सिलेबस में, वो सिर्फ और सिर्फ 3x3 है। इससे आगे का आपका सिलेबस में मैट्रिक्स नहीं है। ये बात समझ लेना सभी बच्चे ध्यान से। तो 3x3 से ऊपर का कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए, ये बात मुझे याद आ रही थी। चलिए खैर अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं। हमें निकालना है एक तो ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर कैसे निकलता है। अब आपको लग रहा होगा ए का स्क्वायर क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको स्क्वायर दिखाई दे तो स्क्वायर निकलेगा a डॉट ए करके, यानी a की a में ही इंटू कर दो। अगर आपको a क्यूब निकालना है तो देखिए a क्यूब कैसे निकलता है, a क्यूब निकलता है a स्क्वायर डॉट a। तो पहले आपको क्या निकाल के लाना पड़ेगा, a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर की किस में इंटू कर देनी है, जो a स्क्वायर भी तो एक मैट्रिक्स बन के आएगा, उस मैट्रिक्स की इंटू किस में कर देनी है, a में। ये हो गया a क्यूब। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चनों में a क्यूब भी निकालना है उसका तरीका यही होगा, पहले आप a स्क्वायर निकाल के लाओ, उसकी एक वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को यहाँ a स्क्वायर की जगह रख दो, यहाँ पर a की वैल्यू रख दो, फिर इन दोनों की इंटू कर लो, फाइनली बन के आ जाएगी a क्यूब। तो a क्यूब निकालने का एक तरीका हुआ। मैंने a क्यूब का क्वेश्चन यहाँ इसलिए नहीं लिया, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हालांकि सब एक ही जैसे हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, तो a स्क्वायर आपको समझ में आया कैसे निकलेगा, a डॉट ए करके, a क्यूब भी समझ में आ गया, a स्क्वायर डॉट ए करके। ओके, यानी स्टेप बाय स्टेप चलना। अगर a की पावर 4 चाहिए तो पहले a स्क्वायर निकालो, फिर a स्क्वायर के a स्क्वायर में ही मल्टीप्लाई कर दो। ओके, देखिए a डॉट ए, यानी a को ही 2 बार लिख लो आप, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, जिनकी मल्टीप्लाई देखो दो मैट्रिक्स की 3x3 वाले की करने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो बच्चे देख लेंगे। 3x3 की इंटू भी सीख लोगे आप इसी की हेल्प से। 2 1 3 1 -1 0। देखिए इंटू करते हैं, ये किसकी वैल्यू निकल कर आ रही है, a स्क्वायर की। फर्स्ट रो इधर कॉलम फर्स्ट, फिर कॉलम सेकंड, फिर कॉलम थर्ड। फर्स्ट रो चलेगी फर्स्ट कॉलम में, देखो 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। ये वाला एलिमेंट खत्म, ब्रैकेट अब आपकी मर्जी है लगाओ या मत लगाओ, आगे बढ़ जाते हैं। रो नंबर 1 ही चलेगी। जैसे ही आप कॉलम नंबर 2 में जाओगे आपका प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी एक कॉलम पर एक एलिमेंट बनेगा, दूसरे कॉलम पर दूसरा एलिमेंट, तीसरे कॉलम पर तीसरा एलिमेंट। तो एलिमेंट नंबर 2 आ रहा है तो यहाँ प्लस मत लगा देना। ओके, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 -1। देखिए रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 में हो गए इंटू, कॉलम नंबर 2 से एलिमेंट नंबर 2 आ गया, कॉलम नंबर 3 से एलिमेंट नंबर 3 चलेगा। तो देखिए 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 0 ऑल्सो 0। ठीक है, अब रो नंबर 2 चलेगी, कॉलम ऐसे ही 1 2 और 3, तो इसकी इंटू किस में होनी है, कॉलम नंबर 1 में। देखिए 2 इंटू 2 4
1, इधर आगे बढ़े, इधर भी आगे बढ़ गए, 1 इंटू 2 2, समझ पा रहे हो ना, एक स्टेप इसमें बढ़ना, एक स्टेप इनमें बढ़ना। 3 इंटू 1 3, आगे देखिए, कॉलम नंबर 1 खत्म, एलिमेंट नंबर 1 खत्म, कॉलम नंबर 2 शुरू होता है, एलिमेंट नंबर 2 शुरू होता है, रो नंबर 2 में थे तो रो नंबर 2 में ही चलना है, ठीक है, बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पहचान सकते हो। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और प्लस 3 इंटू, ये आगे इसमें गए और यहाँ पहुंच गए, 3 इंटू 1 -3, ठीक है, -1 है। अब आपको पहुंचना है कॉलम नंबर 2 की खत्म तो एलिमेंट नंबर 2 खत्म, कॉलम नंबर 3 में आएंगे, एलिमेंट नंबर 3 में, रो नंबर 2 ही चल रही है। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 2 इंटू 1 और 1 इंटू 3 3, और आगे कितना है देखिए, 3 इंटू 0 0। अब रो नंबर 3 शुरू होगी तो यहाँ पर भी रो नंबर 3 में जाएंगे, वही कॉलम नंबर 1 में जा रहे हैं, देखिए 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2, और 0 इंटू 1 0, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2 तो एलिमेंट नंबर 2 में आ गए, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0, ठीक है, कॉलम नंबर 3 में पहुंच रहे, एलिमेंट नंबर 3 में, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0, ओके। तो आपको देखो समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई कैसे होती है। ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई आपकी, देखिए 4 और 1 5, -1 2, 4 2 6 3 9, और 3 में से 1 गया -2, 3 2 5 0 -1 और -2, ये आपका ए स्क्वायर बन गया जिसकी हमें जरूरत थी। अगर इसके आगे कोई डिजिट की इंटू होती तो अब नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ इंटू कर लेते, वो इंटू यहाँ हो जाती, फिर वो इंटू सारे एलिमेंट्स में हो जाती। अब आपको चाहिए -5a, निगेटिव की बात छोड़ो, सिर्फ 5a चाहिए, तो आपको 5a लिख लेना। देखिए 5a कैसे लिखा जाएगा, 5 लिख दो और उसके आगे a लिख दो। a कितना था, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ओके। तो 5a की जो वैल्यू आ गई देखो, 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा -5, और 5 0 0। ये किसकी वैल्यू आ गई, 5a की। अब आपको चाहिए 6 इंटू आई, 6i निकाल लेते हैं। देखिए 6i, 6 लिखो और i लिख दो। ये 3/3 का है ना, जितना a होगा उतना ही i को लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का लिखना है जिस ऑर्डर का a दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये 3/3 का था, और देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मेन डायगोनल पे 1 1 होता है, बाकी सब 0। 6 की इंटू कर लेंगे तो आप समझ गए, 6 की इंटू कर लेने से देखिए कितना आ गया, 6i = 6 0 0 0 6 0 0 0 6। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये सारा मैटर, किस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने। अगर ए क्यूब कहीं पर कुछ क्वेश्चनों में आएगा, मैंने आपको होमवर्क में दिया ए क्यूब, तो आपको देखो उनमें क्या करना है। ये ए स्क्वायर आ गया, फिर आपको ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब होता है ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर ये रहा, उठा के इसे रख दो, और ये रहा, फिर इनकी इंक्लूड कर दो, इस तरह से ए क्यूब आ जाता। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ इसे कंप्लीट करने की। देखिए आपको जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है, ओके। वैल्यू रखते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ओके। माइनस, देखिए पूरी 5a की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं। अगर आप चाहो ना तो केवल यहाँ 5 लिख लेते और फिर a लिख लेते, फिर इंटू कर लेते, दोनों तरीके ठीक थे। मैंने यहाँ पर निकाल लिया, अगर आप चाहो यहाँ ना निकाल के सीधा यहाँ भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो। आप यहाँ ऐसे कर लेते 5 और यहाँ पर a, यहाँ पे निकल जाता, मैंने वहां निकाल दिया, वो दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। अब मैं सीधा 5a की वैल्यू रख लेता हूँ क्योंकि मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। 10 0 और 5, 10 5 15 5 -5 और 0, ओके। इसके बाद आगे मुझे 6i
6i में भी यही करना है आपको, यहाँ 6 लिख लो प्लस का 6, फिर i लिख लो और फिर 6 इंटू कर लो, चाहो तो पूरे 6i की मैंने अलग निकाल ली है वो वैल्यू रख दो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, देखिए आगे। देखिए 6i की वैल्यू सीधी निकाली थी मैंने, डायरेक्ट रख देता हूँ। 6i की वैल्यू जो मेरे पास बन के आई थी वो बनी थी 600,060,006। ओके, अब हमें क्या करना है, इन तीन मैट्रिक्स को सिर्फ काउंट करना है। इनमें से देखो क्या होना है, इसमें से इसको माइनस करना है और उसको प्लस करना है। देखिए 5 में से 10 गए, -5, -5 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। ओके, -1 और 0, -1 ही रह गया, और -1 और 0 -1 ही रह गया। ओके, 2 -5, -3 और 0 -3 रह गया। 9 -10 -1 और 0 -1। -2 -5 -7 हो गया ये, -7 और उधर कितना है हमारे पास में, -2 -5 -7 और ये है हमारे पास में 6। -7 में से 6 गया तो माइनस का 1। 5 -5 0 और वो क्या है हमारे पास में, उधर भी 0 है, सॉरी गलत हो गया। देखिए 5 -15 है, तो कितना रह गया हमारे पास में, -10 और ये एलसी रह जाएगा, तो ये हमारे पास में बनेगा -10। ओके, 0 -5 तो -5 रह गया, और वहां पर 0 है तो -5 ही रह गया। आगे बढ़ते हैं, -1 और +5 हो जाएगा, ये +5 में से 1 गया तो ये रह गया हमारे पास में +4 और 0 +4। ओके, -2 -0 -2 रह गया, और वो कितना हमारे पास में +6, -2 और +6 ये रह गया हमारे पास में +4। यही हमारे पास में जो है वैल्यू आ गई इस सारे की, ये आपको निकालना था। ठीक है, समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बस आपको ये देख लेना है जो जो गिवन है उसमें सब अलग अलग टर्म्स की वैल्यू निकाल लो और उसे एक साथ इंक्लूड करके सॉल्व कर दो, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बोर्ड में काफी आते हैं, तो इन्हें आप कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही होगा, इसी से रिलेटेड होमवर्क है उसे अच्छे से करना, कुछ समझ में ना आए तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।